नमस्कार। विज्ञान जगत के संग में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। विज्ञान कण कण में बसा है, हमारे जीवन का अभिन्न अंग है विज्ञान। बचपन से हम विज्ञान पढ़ते आए हैं और फिर जो है टेक्नोलॉजी और फिर इंजीनियरिंग और उस पर नई नई चीज़ें हम स्थापित कर रहे हैं। विज्ञान इतना महत्वपूर्ण बन चुका है कि बिना विज्ञान के हमारा जीवन सूना है। और आज के परिदृश्य में विज्ञान, संभावनाएं और चुनौतियों पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान। आप हैं डॉक्टर ज्योतिर्मय माथुर साहब। आप मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। ज्योतिर्मय जी, विज्ञान जो है शनै शनै अपना स्वरूप बदल रहा है ना। आधुनिक विज्ञान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले नहीं होती थी। विज्ञान आपने भी किया, स्कूल से, कॉलेज से, हमने भी किया, सबने किया। और विज्ञान का जो आज का स्वरूप है, आज का जो परिदृश्य है ना, संभावनाएं और चुनौतियों की बात बाद में करेंगे। वो आपको कैसा लगता है, कैसा आपका उसके प्रति जो है दृष्टिकोण है? चंदन जी, विज्ञान, पहले तो हमें ये समझना होगा कि विज्ञान सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तक ही सीमित नहीं है। विज्ञान, जिसको साइंस इंग्लिश में कहते हैं, तो साइंस बेसिकली किसी भी चीज़ को या किसी भी फिनोमेना को एक सिस्टमैटिक एनालिसिस करना और उससे कंक्लूजन्स निकालना, उसको विज्ञान कहते हैं। इसीलिए कई सारे संदर्भों में विज्ञान का प्रयोग होता है। अंतरिक्ष विज्ञान कहते हैं हम, कंप्यूटर साइंस, मौसम विज्ञान कहते हैं, अर्थ साइंसेज है, वो भी अपने आप में साइंस जी, है। जी, जी। तो विज्ञान एक बहुत बड़े स्कोप की चीज़ है जी। उसका काम क्या है? उसका काम नई नए इन्वेंशन करना। विज्ञान एक फंडामेंटल डेवलपमेंट का बेसिक ब्लॉक है। बिल्कुल। इंजीनियरिंग विज्ञान से ही निकलती है और इसीलिए शायद इंजीनियरिंग के लिए विज्ञान के अध्ययन को ज़रूरी माना गया है। इंजीनियरिंग में मैं आपको एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, फिजिक्स में हम मैकेनिक्स, एक टॉपिक होता है मैकेनिक्स का टॉपिक। उस मैकेनिक्स को काम लेके जब छात्र मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आता है, हम मैकेनिज्म बना देते हैं जी। उस बेसिक मैकेनिज्म, बेसिक फिजिक्स को करके मैकेनिज्म, प्रक्रिया। तो वो मैकेनिज्म जब हम 2-3 मैकेनिज्म्स को या इवन एक मैकेनिज्म को किसी एक इक्विपमेंट की फॉर्म दे देते हैं तो मशीन बन जाता है। तो मशीन के लिए सबसे पहला ब्लॉक किया हुआ फिजिक्स ने निकाला, साइंस ने निकाला। साइंस के इंजीनियरिंग फंडामेंटल के साथ पैकेज करके हमने इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मैकेनिज्म बनाया। फिर मैंने उसको एंड यूज, जिससे आपके सारे मशीन्स वगैरह बनते हैं। तो विज्ञान ह्यूमन बीइंग के आज की तारीख में सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी, आवश्यक चीज़ है। सारे हमारे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसमें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक साइंस में ही है। जी जी। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। आपने बात की विज्ञान की, आपने बात की अभियांत्रिकी की जी। बीच में टेक्नोलॉजी भी आती है। तो टेक्नोलॉजी साइंस के साथ हम जो आमतौर पे कहते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो प्रौद्योगिकी कहाँ पे स्थापित होती है और विज्ञान में, प्रौद्योगिकी में और अभियांत्रिकी में आप किस प्रकार का सेतु या संबंध देखते हैं? इन तीनों ही चीज़ों में एक्चुअली इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, ये दो शब्द बहुत क्लोज हैं जी। इनफैक्ट आई वुड से कि ये करीब 90% सिमिलर हैं। इसीलिए अगर आपको ध्यान हो तो पहले जब हम पढ़ा करते थे, हमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती थी, अब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री मिलती है। सिलेबस मोर और लेस उसी लाइंस पर है, सेम है। तो मैं इन दोनों को तो करीब करीब एक साथ रखूंगा। लेकिन साइंस मेरी नज़र में इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और साइंस ने जब तक टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के थ्रू ह्यूमन बीइंग के वेलबींग के लिए काम नहीं किया, डेवलपमेंट के लिए काम नहीं किया, वो साइंस अपने आप में किसी काम का नहीं रह जाती है। जी बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया बात आपने बताई। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं जी। रोज़ आप जो हैं नए नए प्रोजेक्ट्स देखते होंगे। हमारी जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, बहुत ही होनहार बच्चे हैं, नए नए स्टार्टअप्स लेके आते हैं, नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं, जिनका क्रियान्वयन होता है, कार्यान्वयन होता है और वो मशीन में तब्दील होती है। उसमें टेक्नोलॉजी लगती है, उसमें इंजीनियरिंग लगती है, फिर वो एक प्रोडक्ट बनता है और वो प्रोडक्ट इंडस्ट्री में जाता है, हम जन तक जाता है। तो विज्ञान की शुरुआत से लेकर उसका करिकुलम, जो पढ़ाई के जो पाठ्यक्रम हैं और जो लैब्स हैं, क्योंकि आप इंक्यूबेशन सेंटर को भी संभालते थे, मुझे ज्ञात है। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं आज के समय में, जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, उनको आप किस तरह से देखते हैं? मतलब वो पहले से ज़्यादा सुनियोजित हैं और पहले की जो चीज़ें हैं बड़ी साधारण सी होती थी, लैब्स भी बड़े ऑर्डिनरी से होते थे, फैसिलिटीज़ नहीं होती थी खासकर। तो आज के समय में बहुत बहुत बदलाव आया है।
AI का युग है, आप देख रहे हैं कि IoT का युग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का युग है, तो मॉडर्न लैब्स, मॉडर्न करिकुलम किस प्रकार से विज्ञान को प्रभावित कर रहा है? मैं ईमानदारी से बताऊं तो आज की तारीख में करिकुलम डिज़ाइन अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है जी। वो चैलेंज इसलिए हो गया है कि पहले अपने आप में हर एक स्पेशलाइजेशन एक साइलो की तरह काम करता था, एक अपने आप में सेल्फ कंटेंट होता था, करिकुलम होता था। आज की तारीख में जो भी प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं वो इतने ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी हैं कि हम एक के बगैर दूसरे का गुजारा नहीं, एक के बगैर दूसरे का गुजारा नहीं है। तो हम कई बार इस दुविधा में रहते हैं कि हम उसको बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपस में जोड़ें कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करिए, हाँ। पहले हम बात करते तो हम उसको आइस इंजन पढ़ाते थे, उसको दूसरे मैकेनिज्म्स वगैरह पढ़ाते थे, तो व्हीकल के बारे में उसको जानकारी ठीक ठाक हो जाती थी। एयर कंडीशनिंग हम पढ़ाते थे तो एयर कंडीशनिंग में उसको एयर कंडीशनर के बारे में बता दिया। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए तो हम उसको इलेक्ट्रिकल पावर ट्रेन के बारे में भी सब कुछ बताएंगे, बैटरी के बारे में भी बताएंगे, पावर सारी चीज़ आ गई है। ये भी बताएंगे कि विस्फोट नहीं हो, वो भी नहीं हो, तो केमिकल इंजीनियरिंग का भी थोड़ा बहुत नॉलेज उसको देनी पड़ेगी हमें। फिर आपके आज के व्हीकल में इवन ऑटोमेशन इतना ज़बरदस्त हो गया है कि उसको इवन उस ऑटोमेशन की जानकारी हमें देनी पड़ेगी। एयर कंडीशनिंग जो सेंट्रल बिल्डिंग्स में सेंट्रल सिस्टम लगते हैं बिल्डिंग्स में, उसमें इतने ज़्यादा सेंसर्स और ऑटोमेशन होते हैं कि इवन हमको उसको डेटा एनालिसिस का आइडिया देना पड़ता है, बिग डेटा का आइडिया देना पड़ता है। तो आज की तारीख में कोई भी डिसिप्लिन इंजीनियरिंग का अपने आप में वो अकेला नहीं है, उसको अपने पेरिफेरी के सारे डिसिप्लिन्स का आइडिया उसमें लेना पड़ेगा, समावेश करना पड़ेगा। तो इंजीनियरिंग इंटरडिसिप्लिनरी ज़्यादा हो गई है और किसी भी स्टूडेंट का इंडस्ट्री में यूज़ तब तक नहीं है जब तक उसने अपने डिसिप्लिन के साथ साथ आपके साथ वाली जो डिसिप्लिन हैं उनकी नॉलेज जब तक ली है तब तक आप एक अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते। जी। और यही सबसे बड़ा चैलेंज आज की तारीख में हमारे सामने आता है। बहुत बढ़िया बात आपने कहा। और मैं ये जानता हूँ कि आप ऊर्जा जो है एनर्जी के एक्सपर्ट है ना, थोड़ा बहुत जानते हैं। वो तो आपकी महानता है, हम्बलनेस है, जिसके अंदर खासकर अक्षय ऊर्जा है, जो बिल्डिंग में किस प्रकार से ऊर्जा का संरक्षण हो, है ना, ऑप्टिमाइजेशन हो, किस प्रकार से ऊर्जा गलत रास्तों में वेस्ट नहीं करें, उनका बचाव करें, संरक्षण करें। तो आप हमें बताएं कि जो विज्ञान है वो किस प्रकार से आज के समय में, खासकर हम उस युग में जी रहे हैं जहाँ पे सौर ऊर्जा बड़ा कॉमन हो रहा है, घर घर सौर ऊर्जा पहुँच रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास है इसमें। और ऊर्जा जो है एक इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है कि इंसान के अंदर भी बाहर भी, आंतरिक ऊर्जा भी बाह्य ऊर्जा भी, दोनों का संरक्षण जरूरी है। तो आप हमें बताएं कि किस प्रकार से आप विज्ञान के जरिए ऊर्जा का संरक्षण देखते हैं, और क्योंकि इतने सारे स्रोत आ गए हैं ऊर्जा के, उनमें हम कैसे जो है ऊर्जा को बचा के रखें, कैसे उसका सदुपयोग करें, इस बारे में थोड़ा बताएं। ज़रूर। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक है अक्षय ऊर्जा जिसमें सौर ऊर्जा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और दूसरा है ऊर्जा का संरक्षण। जी, आप अक्षय ऊर्जा यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऊर्जा का संरक्षण तो आपकी प्राथमिकता जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिम्मेदारी है। हाँ। आपके पास में चाहे सारी बिजली सौर ऊर्जा से आ रही है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपका राइट हो गया एनर्जी वेस्ट करना। आपको एनर्जी तो बचानी ही है। आपने सौर ऊर्जा कम काम में ली तो वो किसी दूसरे के काम में आएगी। तो सौर ऊर्जा भी आज की तारीख में जो हम देख रहे हैं, इंडिया का जो ओवरऑल पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसका 50% हमने रिन्यूएबल कर लिया है। सौर ऊर्जा की शुरुआत कहाँ से हुई? सौर ऊर्जा की शुरुआत एक बेसिकली जो सेल डेवलपमेंट है वहाँ से हुई, जिसको फिजिक्स के लोगों ने निकाला। बिल्कुल। उस सेल को एक यूजेबल फॉर्म में उससे करंट ड्रॉ करने का कैपेसिटी निकाली, एक मॉड्यूल बना के कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आगे आए, उन्होंने सोलर पावर प्लांट बना दिया, जिसको घर घर में आजकल लग रहे हैं, बड़े लेवल के भी लग रहे हैं, सब लेवल के लग रहे हैं। उस ऊर्जा को अब बिल्डिंग में इंटीग्रेट करने के लिए या तो आप छत पे लगा लीजिए। आज की तारीख में विज्ञान जो काम कर रहा है वो ये कर रहा है कि जो भी हमारे कांच लगे हुए हैं घरों में, उस कांच के ऊपर ही सेल लगा दिया है, सोलर सेल, जिससे कि कांच पे जब धूप पड़ रही है वो धूप अंदर आके आपकी बिल्डिंग को गर्म ना करे, बल्कि वो वहां से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करे। क्या बात। तो उस कांच में अलग अलग तकनीक से सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता को बनाया जा रहा है। वाह। कुछ लोग उसको एचिंग करके बना रहे हैं, कुछ लोग उसको सैंडविच करके बना रहे हैं, कुछ लोग उसमें स्ट्रिप्स बना देते हैं कांच में, वहां से सौर ऊर्जा पैदा होती है। तो विज्ञान रोज नए चमत्कार कर रहा है। गुड। और आने वाले समय में हम उन टेक्नोलॉजीज को देखेंगे जिनकी शायद अभी परिकल्पना भी नहीं करते हैं, या जो सो टू से फिक्शन मूवीज होती हैं उनमें हम देखते हैं, वो सारी चीज़ें हम रियलिटी में देख पाएंगे। आपने परियोजनाओं की बात करी, फ्यूचरिस्टिक जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, AI आ चुका है, अच्छे से स्थापित होने लगा है,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी स्थापित होने लगा है, मशीन लर्निंग स्थापित होने लगी है, नई नई नैनो टेक्नोलॉजी वो स्थापित होने लगी है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जो भविष्य के जो आप जो टेक्नोलॉजीज बता रहे हैं, प्रौद्योगिकी जो आने वाले समय की है, इंजीनियरिंग जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, उसको कैसे आप इंजीनियर करेंगे, है ना, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। इसमें कई सारे क्षेत्र हैं। हाँ। जैसे एक क्षेत्र जो मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लगता है, एक नहीं कई सारे हैं, बट मैं शुरुआत एक से करूँगा। अभी जो हमारे कई लोग होते हैं जिनका किसी भी कारण से कोई अंग काम नहीं करता है, हाँ। तो उसमें एक आर्टिफिशियल प्रोस्थेटिक जॉइंट्स का या लिम्स का वो बहुत बड़ा योगदान है उनको मेन स्ट्रीम करने में, उनको लाइफ को दोबारा से आगे लाने में, दोबारा से नॉर्मल तरीके से जी सके। हाँ, तो उसमें बहुत सारे, और उसमें भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करने लगी है। पहले तो सिर्फ मैकेनिक्स लगता था कि आपने किसी का पाँव कट गया तो वहाँ पर एक पाँव लगाया, चल गया। अब उसको आपके नर्वस सिस्टम के साथ में लिंक किया जाए करा जा रहा है। अगर उसको आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन चाहिए, उसमें पावर ज़्यादा चाहिए, तो इवन उसमें एक मोटर है वो उसको पावर दे देगी। तो उस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उस पर रिसर्च हो रहा है और सक्सेसफुल भी हो चुके हैं, काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो चुके हैं, कुछ प्रोडक्ट्स काम आ चुके हैं। नैनो टेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत ही उम्दा क्षेत्र है। हाँ। नैनो टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन बहुत सिंपल, अगर मैं कहूँ कि आप निकलते हैं, जयपुर में मिट्टी हवा में बहुत होती है, पोल्यूशन है, तो कार पे मिट्टी जम जाती है। तो नैनो टेक्नोलॉजी आपको ऐसी कोटिंग दे रही है जिससे आपकी कार पे मिट्टी जमेगी ही नहीं। वहाँ से लेके नैनो टेक्नोलॉजी आपको आपके डिफेंस के लोग जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, वहाँ पर कार्बन नैनो फाइबर को कैसे एम्बेड करके उसमें इतनी क्षमता ले दी जाए कि एक ही जगह पे 7 बुलेट आप लगातार फायर कर दें फिर भी वो उसको असर नहीं होगा। तो नैनो टेक्नोलॉजी भी अपने आप में एक बहुत ही उम्दा क्षेत्र है और करीब करीब हर एप्लीकेशन, हर एरिया में उसकी एप्लीकेशन आ रही है। जी, आपने बहुत बढ़िया बात बोली नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। विकसित भारत, जिसमें सन 2047 100 साल जो हमारे आज़ादी को हुए, तब तक पहुँचते पहुँचते देश को जो है 30 ट्रिलियन US$ की इकोनॉमी बनाना है। हमको एक बहुत ही विकसित देश के सारे जो गुण होते हैं वो हमें प्राप्त करने हैं। तो विकसित भारत में एक थीम है साइंस, टेक्नोलॉजी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, इनोवेशन। तो आप किस प्रकार से विज्ञान, नवाचार, टेक्नोलॉजी को देखते हैं कि मेन स्ट्रीम में आकर कैसे हमारे युवाओं को प्रेरित करें, क्योंकि इसमें बहुत काम हो चुका है, और कैसे युवाओं को प्रेरित करें और सचमुच हम जो है 2047 तक विकसित भारत का जो हमारा स्वप्न है उसको अच्छे से प्राप्त करें। बिल्कुल, इसके बारे में मैं आपने जो 3 शब्द यूज़ किए उसमें से सबसे आखिरी को सबसे पहले उठाऊंगा, नवाचार को जी, क्योंकि नवाचार स्टार्टअप वाले इनिशिएटिव से भी लिंक है। इनोवेशन, नवाचार इनोवेशन कहते हैं उसको। तो नवाचार का एक तो स्टार्टअप वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप स्टार्टअप नॉर्मली कहते ही उसको जिसमें कुछ इनोवेटिव आइडिया, या तो इनोवेटिव आइडिया हो, इनोवेटिव प्रोडक्ट आए, या कुछ भी इनोवेशन, नवाचार है। आज हम किसी भी युवा को जब पढ़ा रहे हैं, चाहे उसके माता पिता, चाहे सरकार या कोई भी, इतना उसमें टाइम, एनर्जी, मनी इन्वेस्ट कर रहा है, हमारी अपेक्षा ये है युवाओं से कि वो सिर्फ नौकरी पाने के लिए पढ़ाई ना करें जी। जिस भी नॉलेज को वो एक्वायर कर रहे हैं उसको फिर अपने आसपास की दुनिया में देखें कि मैं उस नॉलेज को कहाँ अप्लाई करके चीज़ों को और बेहतर कर सकता हूँ। चाहे मैं जन स्वास्थ्य के लिए करूँ, चाहे मैं ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए करूं, चाहे मैं सैनिटेशन के लिए करूं, चाहे मैं वाटर सप्लाई के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। इनफैक्ट मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा। हमारे यहाँ स्टार्टअप इनोवेशन सेंटर में एक स्टार्टअप है, उन्होंने आजकल ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इशू है, बिल्कुल, तो उसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहाँ 2 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो इस बात पे काम कर रहे हैं कि मैं हवा की कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कम करूं, कैसे सोखूं। बहुत सारे डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं कि वो एल्गी है जो काई होता है वो होता है, लेकिन वो और भी नए नए तरीके निकाल रहे हैं। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई करी, एक हैं जिन्होंने केमिस्ट्री में MSc PhD करा हुआ है, उन्होंने दूसरे में किया हुआ है। तो वो उस पढ़ाई को वहाँ इस बारे में यूज़ कर रहे हैं कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम लागत में सोखूं, ताकि मैं इनफैक्ट दुनिया का भला कर रहा हूँ। अगर वो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में थोड़ा सा भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो वो हम सबकी भलाई की बहुत बड़ा योगदान है। तो नवाचार तो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को ये देखना चाहिए, और उसके लिए किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी जगह अगर किसी भी एप्लीकेशन को थोड़ा बेटर कर सकते हैं, थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, थोड़ा प्राकृतिक स्वरूप में, नए विचारों से, प्राकृतिक संपदाओं का कम से कम उपयोग उसमें दोहन करें कम से कम, तो वो नवाचार हमेशा से मानव के लिए फायदेमंद रहेगा।
आपने बहुत अच्छी बात बताई। ज्योतिर्मय जी, विज्ञान जी, ये माना जाता है कि आज का जो कमर्शियल एज है उसमें नौकरी, पैसा, फ्यूचर, वो सब टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग ज़्यादा देती है। मैं कहता हूँ इंजीनियरिंग से भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी देती है। और विज्ञान कई बार बैक सीट पे बैठता है क्योंकि उसमें बहुत मेहनत है, उस पर बहुत रिसर्च है, उस पर वो कहता है अच्छा साइंटिस्ट है। बिल्कुल सही है। तो ऐसे दौर में विज्ञान जो के साथ जो स्पर्धा में है प्रौद्योगिकी, विज्ञान के साथ अच्छी सी स्पर्धा में है अभियांत्रिकी और सारी चीज़ें। तो ऐसे में विज्ञान को कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए और कैसे विज्ञान आम जन, केवल जो विज्ञान सीख रहे हैं वो नहीं, जो आम जन है, हमारे युवा हैं, बच्चे हैं, हमारे घर में माताएं बहनें हैं, जैसे हमारे प्रौढ़ हैं, हमारे वृद्ध जन हैं, सभी लोग किस प्रकार से विज्ञान के प्रति और उनका जो है इंटरेस्ट बढ़े और उसे वो अपनाएं। एक तो हमें उसके लिए सबसे पहले अपनी एक जो अप्रोच है कंपार्टमेंटलाइजेशन की, कि हमने एक सेक्शन बना दिया कि ये साइंटिस्ट है, हाँ, ये इंजीनियर है, हाँ, और हमने एक बहुत बड़ी दीवार उनके बीच में खींच दी कि साइंटिस्ट इंजीनियर नहीं हो सकता और इंजीनियर साइंटिस्ट नहीं हो सकता जी। इस मानसिकता को दूर करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा जी जी। हर इंजीनियर को अपने अंदर बेसिकली साइंटिस्ट है रखना होगा, अगर उसके बिना वो नवाचार कर ही नहीं सकता, उसके बिना वो नई एप्लीकेशंस डेवलप नहीं कर सकता। और हर साइंटिस्ट को भी इंजीनियरिंग का एक्सपोजर जरूरी है कि मैं ये जो डेवलपमेंट कर रहा हूँ, जो फंडामेंटल रिसर्च कर रहा हूँ, वो कहाँ कहाँ जाकर उसकी एप्लीकेशन आ सकती है। तो इनफैक्ट आपको साइंस और इंजीनियरिंग दोनों का एक बहुत स्मूथ ट्रांजिशन बनाना पड़ेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कुछ हद तक इन्हीं बातों में काम कर रही है। वो कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है उसमें कि ब्रेक द साइलोज। वो ब्रेक द साइलोज, छोटे छोटे जो चंक्स बने हैं, वो हमने अपने अपने कह लीजिए कि रियासतें बना ली हैं अपने अपने डिसिप्लिन। उसका यूनिफिकेशन जरूरी है। हाँ, उनका यूनिफिकेशन जरूरी है, जो पटेल साहब ने किया था। जी 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 जी, गुड। तो इसलिए ये मानसिकता की बात है। हर अच्छा साइंटिस्ट इंजीनियर हो सकता है, हर अच्छे इंजीनियर को साइंटिस्ट होना ज़रूरी है। जी जी, आपने बहुत बढ़िया बात बताई। और चुनौतियों की बात करें, संभावनाओं की बात करें, अपार संभावना है विज्ञान की, प्रौद्योगिकी की। तो चुनौतियों के रूप में जैसे बहुत ज़्यादा अगर विज्ञान होगा, है ना, कम प्रकृति होगी, दोहन ज़्यादा होगा, तो उससे आपको क्या क्या चुनौतियाँ सामने नज़र आ रही हैं, उनका क्या समाधान है, और इसमें आप नई नई चीज़ें और क्या देख रहे हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने उठाया। इवन हमारी मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए ये ज़रूरी है। जी जी, क्योंकि आपके संसाधन तो लिमिटेड हैं। सिर्फ मैं कोल, ऑयल, गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन आप और भी जो संसाधन ले रहे हैं वो लिमिटेड हैं। तो हमें दोहन तो कम करना ही करना है। दोहन कम करने के अलावा आपको उसका वेस्ट यूटिलाइजेशन, वेस्ट मिनिमाइजेशन, वेस्ट यूटिलाइजेशन, उदाहरण के तौर पे ई वेस्ट, नॉट ओनली ई वेस्ट, आप आज की तारीख में जयपुर में ही बाहर जाके देख लीजिए कि कितना वेस्ट है। क्या हम उस वेस्ट को किसी बेटर काम, ठिकाने लगाने से ज़्यादा मैं कुछ बेटर काम में ला सकता हूँ? क्या यूटिलाइजेशन, रिसाइकलिंग, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, उस म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से क्या मैं कुछ कंस्ट्रक्शन ब्लॉक्स बना सकता हूँ? बहुत सारे लोगों ने इस तरह के इनोवेशन भी किए हैं, उस पर काम आ रहे हैं। तो वेस्ट मिनिमाइजेशन करूँ, कम से कम मटेरियल यूज़ करूँ, जो मटेरियल यूज़ हो गया उसको रीयूज़ करूँ, रीयूज़ करने के बाद में मैं उसको रिसाइकिल करके कुछ और कर सकता हूँ क्या? वो सारी जो चीज़ें हैं, ये सारा काम बहुत ज़रूरी है। इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा जी। अच्छा, आप इंक्यूबेशन सेंटर को भी आप संभालते थे, और इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब होता है कि ऐसा शरणी स्थल, जैसे हमारे बूंदी को टाइग्रेस का शरणी स्थल कहते हैं, वहाँ पे वो बच्चा पैदा करने के लिए आती थी। तो इंक्यूबेशन सेंटर में किस किस प्रकार के वैज्ञानिक मॉडल्स आ रहे हैं, और उनमें से अगर कुछ ऐसे आप उदाहरण दे सकें जिनका जो नेट आउटकम रहा है, जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्री डिलीवरेबल्स, मतलब जिन्होंने आगे जाके इंडस्ट्री में इम्पैक्ट दिया, आम जन में, देश में, विकास में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इम्पैक्ट दिया, ऐसे कुछ आप उदाहरण दे पाएंगे? तो MNIT का जो इंक्यूबेशन सेंटर है, वहाँ अभी तक हमारे पास में 130 से ज़्यादा स्टार्टअप्स आके रजिस्टर हो चुके हैं, और उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है। और वहाँ पर ज़रूरी नहीं है वो स्टार्टअप, वो इंक्यूबेशन सेंटर किसी के लिए भी खुला है। ज़रूरी नहीं है कि आपको MNIT का ही स्टूडेंट या इंजीनियरिंग का ही कोई भी स्टूडेंट होना है। वहाँ पर साइंस के भी लोग आए, कॉमर्स के भी लोग आए, इवन लॉ के भी लोग वहाँ पर आए हैं, उन्होंने अपना काम किया है। शुरुआत में एक बहुत इनोवेटिव और समाज की बहुत बड़ी ज़रूरत थी, उससे रिलेटेड एक स्टार्टअप आया था, उसका नाम अगर मुझे सही से ध्यान है तो दाई माँ नाम था उसका। ओके। तो वहाँ एक
नर्स थी जिनको डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी केयर कराने का एक्सपर्टीज़ था, तो उन्होंने एक महिलाओं की काफ़ी बड़ी ब्रिगेड तैयार करी थी, क्योंकि शहरों में ये काम करने वाले भी लोग बहुत कम रह गए, और उनको मतलब बहुत ज़बरदस्त उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया इस स्टार्टअप के थ्रू। एक हमारा स्टार्टअप था जो कि आपके जो शार्क टैंक है वहाँ पर भी जाकर आए थे, तो होकर आए थे, उन्होंने भी इसी तरह का काम कुछ किया था। तो बेसिकली जो पुरानी परंपराएं आपकी लुप्त होती जा रही हैं, उनको नए तरीके से पैकेज करके समाज को वापस से उस वैल्यू को ऑफर करना, ये अपने आप में एक स्टार्टअप है। ये नॉन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है। कुछ डीप टेक स्टार्टअप्स हैं। डीप टेक में मैंने आपको बताया जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं लोग, हाइड्रोजन स्टोरेज, फिलिंग एंड स्टोरेज की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। एक हमारा स्टार्टअप था जिसने है जो कि बहुत अच्छा कर रहा है, उन्होंने जो ये शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स में फॉल्ट हो जाते हैं और कई फैक्ट्री में कई कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं इलेक्ट्रिक्यूशन वगैरह से, उसको प्रिवेंट करने के लिए काम किया, और वो आज की तारीख में इतने सक्सेसफुल हो गए हैं कि उनके पास में एक यूरोप से कोलैबोरेशन आ चुका है। क्या बात। एक स्टार्टअप हैं जिन्होंने, जो हम दाह ग्रहों में लकड़ी जलाते हैं, शवदाह ग्रहों में लकड़ी जलाते हैं, उसकी जगह उन्होंने वो गौ कास्ट बनाया, और गौ कास्ट में भी जितना पोल्यूशन होता है उसको भी मिनिमाइज करने की उन्होंने साइंटिफिक तरीके से कोशिश करी। वो स्टार्टअप करने वाले खुद पीएचडी थे बायोटेक्नोलॉजी में, तो उन्होंने वहाँ पर काम शुरू किया, बहुत अच्छा काम शुरू किया। कई शहरों में, जयपुर में भी कई जगहों पर उनका गो कास्ट काम में बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स MNIT में हुए हैं, कुछ IT रिलेटेड बड़े प्रॉमिसिंग हैं, कुछ IT रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं, कुछ एग्रीगेटर्स हैं, तो बहुत वाइड रेंज है स्टार्टअप्स की। लेकिन कहीं पर भी अगेन नवाचार जो आप कह रहे हैं, नवाचार के लिए जरूरी नहीं है टेक्नोलॉजी का होना या इंजीनियरिंग का होना या साइंस का होना। आपके दिमाग में सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग का अभिन्न अंग होना चाहिए, आपके क्रिएटिविटी, सृजन, नवाचार, विजन होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी और उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल दिया। वो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप का बेस बनता है। एक और बहुत अहम सवाल, क्योंकि आप शिक्षक भी हैं जी, युवाओं में आमतौर पर देखने में आता है कि वो फटाफट सक्सेस चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, फेम चाहते हैं, और साइंस और टेक्नोलॉजी जो है मेहनत मांगती है, डेडिकेशन मांगती है, समर्पण मांगती है, और बहुत समय देना पड़ेगा। ये जो पेशेंस की बात है साइंस में, विज्ञान में, उसको जागृत करने के लिए क्या किया जाए? क्योंकि हमारे कई युवा जो हैं वो हर जो चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती उसके पीछे दौड़ते हैं, और उनके पास उतनी पेशेंस नहीं होती, उतना टैलेंट नहीं होता, लेकिन वो किसी तरह से उसमें जाना चाहते हैं और नाम कमाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है कि भाई पेशेंस नहीं है, टैलेंट नहीं है, उस फील्ड का बंदा नहीं है, लेकिन स्टार्टअप के नाम पे दौड़ के आ गया है और वो आगे जाना चाहते हैं। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को आप कैसे मैनेज करते हैं? तो स्टार्टअप के लिए जो भी लोग सामने आते हैं, हम पहली चीज़ उनको यही कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पेशेंस, जो आपने कहा, एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। कोई भी स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने के पहले मेंटली इसके लिए तैयार होना पड़ता है कि मैं शायद एक बार या 2 बार या 3 बार नहीं सक्सेसफुल होगा। मैं फेल वर्ड जानबूझ के यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वो जब सक्सेसफुल नहीं होता है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ सीखता है, वो अपने प्रोडक्ट को चेंज करता है या अपने आइडिया को लर्निंग्स आती हैं, जिसको हम स्टार्टअप वर्ल्ड में पिवोटिंग कहते हैं। तो वो पिवोटिंग, हाँ, तो वो पिवोट करता है अपने आइडिया को, दूसरी चीज़ पे ट्राई करता है या दूसरे तरीके से उसी हिट एंड ट्राई मॉडल पे। हिट एंड ट्राई नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि लर्निंग, फर्स्ट साइकिल की लर्निंग को यूज़ करके वो सेकंड साइकिल पे मैच्योर होकर जाता है, काम में लेता है। तो कई स्टार्टअप्स में हमने देखा है कि 2, 3, 4 बार, जैसे हमारा ये इलेक्ट्रिक्यूशन वाला बता रहे हैं, ये स्टार्टअप हमारे पास जब आया उसके पहले 3 बार अनसक्सेसफुल रह चुका था अपने इस आइडिया को लॉन्च करने के लिए। तो दोबारा से हमने उसको रीसेट किया, जितने भी प्रेजुडिसेस दिमाग में थे वो निकाले, पेशेंस के लिए कहा, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट जो हमको देना था, अन्न से घुन बाहर किए, हाँ फिर उनको जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट यहाँ से हमको प्रोवाइड करना था MNIT से, वो प्रोवाइड किया, उनके प्रोडक्ट को इन हाउस हमने टेस्ट किया, और फिर वो प्रोडक्ट चौथी बार में वो स्टार्टअप आगे चला। तो स्टार्टअप्स को पेशेंस रखनी ही पड़ेगी, विश्वास रखना पड़ेगा, खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपका मेंटर कौन है। कई बार होता है कि आपको कई तरह के लोग मिलते हैं, आप दूरदर्शी नहीं होते या उनकी जो राय है वो उतनी डीप रूटेड नहीं होती है, तो उससे फिर वो कई बार स्टार्टअप को आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं ज्योतिर्मय जी, लेकिन समय का अभाव है। चलते चलते, है ना, बहुत सारांश में जी, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे अक्षय ऊर्जा के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, खासकर हमारे युवाओं को? ऊर्जा में तो मेरा ये कहना है कि हमें जहाँ भी जितनी भी ऊर्जा बचा सकते हैं वो बचाना चाहिए।
उसके बाद जितनी भी अक्षय ऊर्जा के स्रोत हमारे पास में हैं उनका दोहन करना चाहिए। स्टार्टअप्स के लिए मेरी ये राय है कि जो भी आइडिया आप लें उसको पहले ढंग से अध्ययन करें, उसके पीछे बहुत गहरे अध्ययन की ज़रूरत है, विश्लेषण की ज़रूरत है और खुद पे विश्वास की ज़रूरत है। खुद पे जब आप पूरी तरह से विश्वास करने लग जाएंगे, चीज़ें अपने आगे बढ़े सामने निकलती आएंगी। विज्ञान हमारी ज़िंदगी को रोज चेंज कर रहा है और इतना चेंज कर देगा, अच्छे रूप में चेंज कर रहा है, आने वाले 10 सालों में इतना परिवर्तित कर देगा जिसकी शायद हम आज कल्पना नहीं कर सकते। तो ज्योतिर्मय माथुर साहब, डॉक्टर ज्योतिर्मय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। विज्ञान से जुड़ना पड़ेगा नए सिरे से अगर आप नहीं जुड़े हैं, और अगर आप जुड़े हैं तो आगे बढ़ें। विज्ञान आपके जीवन को संवारेगा, विज्ञान आपको खुश रखेगा। प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, और कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। धन्यवाद।